नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका फिर से एक बार क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में हम लोग आज अगला अपना पार्ट लेके आए हैं, जो आप सबके लिए परीक्षा के लिए आप सबके यूपीपी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बनाया गया है। संभावित प्रश्नों की श्रृंखला इसमें रखी गई है। आइए प्रारंभ करते हैं और एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं। आप सबके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमें पूरी तरह विश्वास है कि आप भी अपने घर पर वर्दी लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है, छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। आज का प्रश्न बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भूमि, वायुसेना, शराब, पुलिस को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के विषय हैं। यानी एक को आपको बताना है, बाकी सब राज्य सूची का विषय है। तो इसमें आप देखिए सिंपल सा है, वायुसेना है, क्योंकि शराब जो अल्कोहल होता है इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, जीएसटी नहीं लगता है, और शराब जो है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा राजस्व का एक भाग है, जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा अपना खजाना शराब से ही भरते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट से ही भरते हैं। ठीक है, आइए देखते। रेल, वायु मार्ग, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के विषय है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें से आपका वायु मार्ग, वायुयान, विमान चालन संघ सूची के विषय है, जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन और पशुपालन, खेल कूद राज्य सूची के विषय हैं। एकदम रट्टा मार लीजिए, आज सूची ही ज्यादा करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। ठीक है, किस सूची के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है खेल विषय। ठीक है, देखिए कैसे। खेलों का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के विषय के बारे में है, जो अनेक लेखों के तरह परिभाषित है। आगे आएगा, अभी हम फिर बताएंगे इसके बारे में, देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग में है। ठीक है, संघ सूची का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आपको बताना है कौन सा है। तो यूनियन लिस्ट में देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं। एग्रीकल्चर, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के विषय है। बैंकिंग जो है ये आपका सेंट्रल का है। ठीक है, सेंट्रल का इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार संसद कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार, वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। ठीक है, जबकि पुलिस, कृषि, जन स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में आपको बताना है कंकरेंट लिस्ट में कौन है। बैंकिंग, मजदूर संघ, कृषि, पुलिस। इसमें ऐसा जिसपे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, ऐसा आपको बताना है वो कौन से सूची में है। ठीक है, मजदूर संघ जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल है। इसे देखिए कैसे, आइए इसे देखते हैं। भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती सूची का एक विषय है। श्रम का मतलब मजदूर वर्ग। ठीक है, समवर्ती सूची का एक विषय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें केंद्र के लिए आरक्षित कुछ मामले के अधीन कानून बना सकती है, इसके लिए सक्षम होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, आपको बताना है संघ सूची में कौन सा शामिल है। ठीक है, भूमि, लैंड रिफॉर्म, कृषि, शराब, ये तीनों राज्य सूची। बंदरगाह आपका किसमें है, बंदरगाह आपका है, बंदरगाह आपका संघ सूची में शामिल है। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय संविधान के संघ सूची में शामिल है। मुख्य प्रमुख बंदरगाह समवर्ती सूची में ही आता है। ठीक है, छोटे जो बंदरगाह है वो समवर्ती सूची में आता है, और संघ सूची में कौन आते हैं, प्रमुख बंदरगाह। जो मेजर पोर्ट हैं वो, अब माइनर पोर्ट समवर्ती सूची में ही आते हैं। आपको समवर्ती सूची याद रखना है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। आधिकारिक भाषा, ठीक है, 7वीं, 9वीं, 8वीं, 6वीं। आपको पता है कि जो भी भाषा का बात है वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को अभी वर्तमान में मान्यता है। भोजपुरी के लिए आप लोग नाराज हो रहे होंगे तो मत होइएगा, होने वाला है उसको भी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी। ध्यान से इसको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 22 भाषा है। आज हम टोटल 22 भाषाओं को भी आपको बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। कैसे कौन किस सन में आया वो भी आज जानकारी लेंगे। ठीक है, मान्यता मिला 21वें संविधान संशोधन 1967 में सबसे पहली बार सिंधी को। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, किकरिछी, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषाओं को मिला, जोड़ लीजिए। ठीक है, 22 अनुसूची को शामिल किया गया, और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग की भाषा मैथिली है। चलिए आइए आगे चलते हैं।
भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? जैसे ही आपसे भाषा का लैंग्वेज पूछे तो बिना कुछ भी डाउट किए 8वीं अनुसूची में सीधे आप चले जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित 22 भाषाओं के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। पहला है असमिया, ध्यान से देखिएगा, पहला है असमिया, दूसरा है बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठवां कश्मीरी, सातवां कोंकणी, आठवां लयाली, खानपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, 14 नंबर पे संस्कृत, सिंधी, सिंधी लिखा गया, सिंधी, उसको सिंधी कर लीजिएगा, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और बैथली और डोंगरी, ठीक है। बैथली की जगह मैथिली होगा, इसको भी आप सही कर लीजिएगा। ये टोटल आपके 22 भाषाओं का डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेन है आपके सामने। आपको केवल अंतिम के 3 भाषा याद रखना है और उसके बाद सबसे 14वां 15वां नंबर पे ये याद रखना है, इसका सन याद रखना है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में निम्नलिखित में से किस आधिकारिक वेतन परिधियों का उल्लेख है? सबसे जबरदस्त प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, ठीक है। देखिए इसमें केंद्र सरकार, अगर आपको कंफ्यूजन हो केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार कैसे आती है? इलेक्ट्रल होके, निर्वाचित होकर, जीत के हमारे और आपके द्वारा वोट देने के बाद, ठीक है। प्रधानमंत्री भी एक तरह से कहा जाए तो हमारे और आपके द्वारा सांसद चुने जाते हैं और उन सांसदों के बीच में एक मत से प्रस्ताव पारित होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री के निजी सचिव, यानी जो भी 3 इसमें ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि निर्वाचित होकर आते हैं, उनके अधिकारियों की बात कर रही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये हमारे द्वारा चुन के नहीं आता है, ठीक है। इसका विवरण आपको कहाँ मिलेगा? CAG, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CAG कहते हैं। कहाँ पे है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसका उत्तर होगा C। आइए इसका डिटेल देखिए। जो जीत के नहीं आ रहा है सीधे सीधे वो समझ लीजिए, ऑप्शन में इस तरह से आप पकड़िएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, ध्यान से देखिएगा, यहां भी वही मुद्दा है। देखिए अभी आपको बताते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि का वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख है कहां? अनुसूची 2E में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें से कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महानियंत्रक CAG, ये तीनों तो एक अलग जुडिशियरी का पार्ट, दोनों जुडिशियरी का पार्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट हो गया। ऊपर आप देखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, ये जितने भी हैं ये आपके द्वारा चुन के नहीं आते हैं, या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं, इसको याद रखिएगा। जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। वही व्यक्ति इसमें 2E में रखा गया है, उन्हीं के वेतन की बात। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? बताइए। राज्यों की बात और उसके क्षेत्रों की बात प्रथम में, ठीक है। आइए देखिए कैसे। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह तो आपको पता ही होगा, इतना आसान शुरुआती अनुच्छेद है तो आपको पता ही होगा। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, फिर वही प्रश्न आ गया है, इसका भी उत्तर पहला ऑप्शन होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान के संघ सूची के तहत है? 1 जेल, रेलवे, तीर्थयात्रा। इसमें देखिए ABCD जो है क्रम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 1 नहीं, जेल नहीं, तीर्थयात्रा नहीं, रेलवे, ठीक है। अब तीर्थयात्रा अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो याद करिए, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार जो है उसने तीर्थयात्रा मुफ्त में प्रारंभ किया था, तो यानी उनके राज्य क्षेत्र का विषय रहा होगा तभी उन्होंने स्टार्ट किया था। रेलवे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेलवे क्या है? संघ सूची का विषय है। चलिए आगे आइए। संघ सूची में रेलवे, युद्ध, शांति, विदेश संबंध, परमाणु ऊर्जा जैसे विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, जैसे ही आप संसद के भाग में आते हैं तो याद रख लीजिए अनुच्छेद 105। सबसे पहले अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार, ठीक है, सांसदों के या संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का इसमें वर्णन किया गया। इससे पहले वाले वीडियो में इसका हम लोग ने चर्चा किया था। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? ठीक है, निर्वाचन आयोग? जी नहीं, निर्वाचन आयोग का कोई मुद्दा नहीं है, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं, अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक,
ये वाला इसका उत्तर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए इसका डिटेल आपको दिखाते हैं। अनुच्छेद 105 के बाद 103 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य के नियोक्ता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा। ठीक, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, जबकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नियोक्ता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। आपसे ये जो प्रश्न पूछा था याद करके देख लीजिए, ये जो प्रश्न पूछा था वो आपका 10वीं अनुसूची के आधार पूछा था। ठीक है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ऐसे इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति से राय लेकर। आइए, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की नियोक्ता का वर्णन है, अतः उत्तर लोकसभा अध्यक्ष होगा। इस दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको याद रखिएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह आपके पास प्रश्न है। ध्यान से देखिए, राज्यपाल की शक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, नगर पालिका की शक्ति और प्राधिकार। ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए बी। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति बंटवारे के लिए 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की व्यवस्था है। ठीक है, मैंने इससे पिछले वाले क्लास में भी आपको बताया था। 245, 246 ऐसे बढ़ते हुए 263 तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको विधायी शक्ति मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? प्रशासनिक। उसके बाद आपको मिलेगा प्रशासनिक शक्तियों का कैसे केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब तो बेसिक प्रश्न हैं जिनमें आपको कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। कितने भाग हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें संख्या की दृष्टि से 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। हालांकि इसको आज आगे बढ़ाया भी गया है, इसलिए ये प्रश्न आपसे न पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 25 भागों में विभाजित हो गया है। ये एक आपको भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला वर्ड है, क्योंकि जैसे से संसद का सत्र चलता है वैसे कुछ न कुछ चीजें बढ़ती जाती हैं। आपको अभी जो वर्तमान में याद रखना है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसी से घुमा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, 12 हैं, ये आपको पता है। फिर वही बातें यहाँ पे आई। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। देखिए अभी पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है, टोटल ऑप्शन में देखिए नहीं दिया हुआ है। 448। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 मुख्य अनुच्छेद, ठीक, और 12 अनुसूचियां। 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। ये कोई आपके लिए डिटेल नहीं है, इसमें जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन पशुपालन का विषय में शामिल है। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो उसका मतलब है कि उसको डीपीएसपी ठीक से क्लियर नहीं है। अनुच्छेद 48, ठीक है, अनुच्छेद 48 राज्य सूची का विषय है। आइए देखिए कैसे। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया। ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल समझते हैं। विधानमंडल एक होता है विधानसभा, ठीक है, एक होता है विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। विधान परिषद बनाने की शक्ति विधान परिषद किसी राज्य में होगी या नहीं होगी, इसकी भी शक्ति संसद के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? चलिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 14, ठीक है, भाग 14 है। हाँ, भाग 14 होना चाहिए। भाग 16 नहीं है, भाग 10 नहीं है, भाग 8 नहीं है। ठीक है, भाग 14 है। अब कौन से भारतीय किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग है? तो संघ लोक सेवा आयोग स्टार्ट हो जाता है 315 से, ठीक है, 323 तक। 324 से स्टार्ट हो जाता है आपका इलेक्शन कमीशन 329 तक। इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका 15वां भाग और ये हो जाता है आपका 14वां भाग। ठीक है, तो आपसे पूछा था भारतीय संविधान किस भाग में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो 14वां भाग पहला उत्तर आपका होगा। इस क्रम में आपको याद करते हुए चलना है एक शेड्यूल में, तो आपको एक दिन आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए 15 मैंने आपको बता दिया, 16वां यहाँ है। कुछ वर्ग के लिए विशेष उपवन अनुच्छेद 333 से 342 तक। और भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नहीं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए 244, 244 ए। संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, आगे आ जाइए।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आज के प्रश्न बहुत सारे हलवा वाले प्रश्न हैं, ठीक है। पहले आप जितने भी लोग वीडियो देखे होंगे उनको ये सब प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अनुच्छेद 3 मौलिक अधिकार पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का एक चार्टर है। यह नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिकों के रूप में सद्भाव से अपना जीवन जी सके, ठीक है। इन सब पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे आने वाले समय में। बस 18 तारीख के बाद आपको सारी चीजें हम एक तरफ से बेहतरीन तरीके से, जो एक बार अगर पूरा क्लास कर लेता है तो उसे जीवन में कभी भी पॉलिटी में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ठीक है, अभी बात की है हम लोग दल बदल 10वीं अनुसूची, सीधे आपको पकड़ लेना है, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है वो आपका क्या है? दल बदल है। भारतीय संविधान के कभी कभी अपने मन से चलता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची इसका उत्तर होगा। लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 1985 में संविधान में 52वें संविधान संशोधन किया गया था। इसमें संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रावधान है। दल बदल की जमीन, ये प्रावधान अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 191 में निर्धारित किए गए हैं। एक बात आपको और बता देते हैं, अभी वर्तमान में आप बिहार का विधानसभा स्थिति देख रहे होंगे। बिहार में जो विधानसभा स्थिति में नीतीश कुमार के द्वारा जो दूसरे एनडीए के साथ मिलकर जो सरकार का गठन किया गया है, वहां पे कभी किसी बच्चे के अगर दिमाग में आए कि सर वो भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं या एक सरकार से दूसरी सरकार में गठबंधन की सरकार बना के अपना कार्य चला रहे हैं, तो होता क्या है कि दल बदल कानून में अगर एक व्यक्ति, ठीक है, अगर एक व्यक्ति अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो वो अयोग्य हो जाता है और वो जिस पद पे होगा, या तो वो विधायक हो या तो सांसद हो, अपने पद से उसका स्वाभाविक रूप से स्वतः ही त्यागपत्र हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में हो जाता है तो उस स्थिति में वह पार्टी या उस पार्टी के सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं वो दल बदल कानून के दायरे में नहीं आएंगे। इसलिए दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। व्यक्ति विशेष जाएगा तभी उसका पद हटेगा। भारत के संविधान के में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए सबसे आसान और स्वाभाविक प्रश्न है जिसको आप कर सकते हैं। 12। भारतीय संविधान वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कुछ अच्छा, चलिए डिटेल आपको बता देते हैं, आपको ऐसे पता होगा तो अच्छी बात है। टोटल संविधान आपका जब बन के लास्ट आपका अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 जब आपके देश को प्रथम राष्ट्रपति मिले, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत का एक नागरिक होगा, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, ये आपको तो पता ही होगा। तो सबसे अच्छी बात, 24 जनवरी 1950 को कितने आर्टिकल टोटल लागू कर दिए गए थे 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू कर दिए गए थे, उसमें से एक अनुच्छेद 52 भी था, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को देश को जब अंगीकृत किया गया है संविधान, तो उससे पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। टोटल महिलाओं की संख्या, अब एक चैप्टर आप पढ़ेंगे संविधान सभा, जबरदस्त चैप्टर है। अगर एक बार मन से पढ़ लिया जाए इसे तो संविधान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। संविधान सभा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे शुरुआत में 15 महिलाएं थीं, ठीक है। बाद में जब देश का विभाजन हो गया और नई संविधान सभा गठन हुआ तो 12 महिलाएं हुई, ठीक है। इन 12 महिलाओं में टोटल कितने अनुसूचित जाति थे, अब सारा डिटेल में मजबूरी है मेरा कि अभी नहीं बता सकता, नहीं तो अनुसूचित जनजाति कितने थे, पिछड़े जाति के कितने थे, कौन मुस्लिम महिला थी, कौन मुस्लिम पुरुष था, कितने मुस्लिम पुरुष थे, ये सारी चीज़ डिटेल में हमें पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आने वाले समय में जब मैं क्लास आपको दूंगा तो मैं उस तरह के क्लासेस को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी जगह पे जाके दोबारा पॉलिटी के लिए मेहनत न करना पड़े। मेरा प्रयास जारी है। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अभी पुराने ही हम लोग ने पीपीटी के क्वेश्चन में किया है 1967 में, ठीक है। देखिए कैसे आपको याद होना चाहिए, 15वां नंबर पे यही था। चलिए, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जिस सिंधी भाषा को 1967 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ी गई। इसके बाद 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, ठीक है।
भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? हमारे और आपके, याद रखिए, हमारे और आपके कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, हम और आप जो कर्तव्य मिले हैं 11 प्रकार के, उससे संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह बना था। मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना से बढ़ावा देने और देश की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों को नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, निर्धारित किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? 7वां। ठीक है, इसका उत्तर होगा 7वां। अब कितने हैं वो भी याद कर लीजिए। सबसे बड़ा संघ सूची 100, राज्य सूची 66 से 61 और समवर्ती सूची 47 से 52। ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का कार्यों का आवंटन परिभाषित निर्दिष्ट करता है। संघ सूची, राज्य सूची, संघ और राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले विषयों की समवर्ती सूची इस अनुसूची में निर्दिष्ट है। सूची का सीधा सीधा मतलब है, आप याद रखिए, सूची की बात बोल रहा हूं, अनुसूची नहीं, सूची की बात बोल रहा हूं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची मतलब जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, यही चीज आपको समझना है। उन मुद्दों पर जो इनके अंदर रखे गए, उन मुद्दों पर कोई भी सुधार के लिए उसे अगर कानून बनाना होगा उसके अंतर्गत, तो किसके पास अधिकार है? राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। यही आपको दिमाग में रख के इसे क्लियर करना है। अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में, ठीक है, याद रखिएगा, मात्र एक बार। यह भी आपको याद होगा। कब किया गया है वो भी आपको याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार, आपातकाल की स्थिति, सब आपको याद होना चाहिए। एक दिन हम आपको इंदिरा गांधी पर क्लास देंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। ठीक है, उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था, नहीं तो हम होने नहीं देते हैं, निश्चिंत रहिए। अब इसके आगे जो भी पीपीटी आएगा, ठीक है, वो आपके 1-2 दिन जो भी समय है, हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं कि आपके यूपीपी एग्जाम को, आपकी जो वर्दी आपको सामने दिख रही है वो किसी भी तरह से आपको पहना दिया जाए, आपको दे दिया जाए और आप सफल हो जाए। इसमें हम प्रयासरत हैं और हमारा प्रयास जारी है। आप अपना प्यार, समर्थन इसी तरह बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। लाइक करने की इच्छा हो तो करिए, ना करने की इच्छा हो तो ना करें। और इसी तरह अपने प्रयास में लगे रहें। मेरी शुभकामना दिल से आपके साथ है। धन्यवाद।